हेलो दोस्तों, मैं नामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी ऐसा एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, बायोलॉजी में भी जूलॉजी, इस जो वीडियो है इसमें हम जूलॉजी का जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड जेनेटिक कोड को कंसिडर करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग क्रोमोसोम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों की ही तैयारी टीजीटी पीजीटी लेवल तक के एग्जाम की इस चैनल पे इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। तो अगर आप कोई भी ऐसा एग्जाम, चाहे वो बिहार टीआरई ही हो या फिर डी ट्रिपल एस भी हो, टीजीटी पीजीटी, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी या फिर लेक्चरर जीआईसी, जिसमें आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ बिहार टीआरई की स्पेशल तैयारी हमारे इसी चैनल पर अभिषेक सर द्वारा कराई जा रही है। तो उन सारे वीडियो को भी जरूर देखें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसके अलावा आप पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और कोई भी जानकारी आपको तत्काल प्रभाव से प्रोवाइड करवाई जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है, वो जीन की संरचना और अनुवांशिक कोड यानी स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड जेनेटिक कोड से है। इसके सारे क्वेश्चन वन बाय वन, डे बाय डे हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप पेशेंस के साथ हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। कोई स्पेशल टॉपिक, कोई स्पेशल बुक अगर आप चाहते हैं डिस्कस करना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसको आपके लिए लेकर जरूर आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जिस दिन इस चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आपको जो है थ्योरी क्लासेस भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, बिल्कुल पेड बैच की तरह, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप कितना जल्दी इस चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचा देते हैं। अब आगे कोई डिस्कस ना करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका में डीएनए का सबसे सामान्य प्रारूप होता है? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए या जेड डीएनए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बी डीएनए। Which one of the following is most common form of DNA in the cell? सही जवाब बी डीएनए। कोशिका में डीएनए का सबसे समान प्रारूप जो होता है वो बी डीएनए होता है। बी डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिल क्रम में दक्षिणावर्त कुंडलित होते हैं, किंतु इसमें प्रत्येक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है, कितने? 10। अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए का वर्णन किसने किया, बी डीएनए का वर्णन किसने किया, तो वाटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बी डीएनए का वर्णन किया हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बी डीएनए। अगला क्वेश्चन, डीएनए तथा आरएनए का अम्लीय लक्षण निम्नलिखित के कारण होता है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर ड्यू टू, ऑप्शन है प्यूरिन बेस, सुगर मॉलिक्यूल्स, पिरामिडिन बेस या फास्फेट ग्रुप। आपको कहीं पे वीडियो पूरी इंग्लिश में या कहीं पे पूरी हिंदी में मिलता है, लेकिन आपका जो ये अपना नॉलेज कॉर्नर परिवार है, यहाँ आपको सारे क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे, जिससे आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी। तो इसको आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर ड्यू टू, डीएनए तथा आरएनए का अम्लीय लक्षण किसके कारण होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, क्वेश्चन आपका जीआईसी में आया हुआ है। ऑप्शन है प्यूरिन बेस, सुगर मॉलिक्यूल्स, पिरामिडिन बेस या फास्फेट ग्रुप। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि फास्फेट ग्रुप। डीएनए तथा आरएनए का अम्लीय लक्षण जो है ये फास्फेट ग्रुप के कारण होता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोसाइड से बने होते हैं जो एक न्यूक्लियोटाइड के शर्करा क्षार और न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट समूह के बीच रासायनिक बंधों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। अगर पूछा जाए इन बंधों को क्या कहा जाता है, तो इन्हीं बंधों को एस्टर बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। किसके? एस्टर बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। एक फास्फेट समूह में एक से अधिक फास्फेट होते हैं। फास्फेट समूह फास्फोरिक अम्ल अणु के रूप में मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन्स आर द, जीन्स होते हैं स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ डीएनए, बोथ ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका एलटी ग्रेड में आया हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा, जो जीन्स होते हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ डीएनए होते हैं। जीन डीएनए के कार्यात्मक घटक होते हैं। ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य जो है वो संपन्न होता है। अगर आपसे पूछा जाए जीन शब्द कहाँ से लिया गया, तो ये एक यूनानी भाषा का शब्द है। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई के रूप में कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्मिनेशन कोडान ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण के समय निम्नलिखित में से कौन सा समापन कोडान नहीं है? तो आपको बता दें, समापन कोडान 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा यू ए, दूसरा आपका हो जाएगा यू ए जी, एक मिनट, दूसरा हो जाएगा यू
UAG और तीसरा आपका हो जाएगा UGA। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, दो में UAA और फिर लास्ट में AG और दूसरे में UGA। ठीक है, ये समापन कोडान होते हैं। इसके अलावा जो भी कोड आपको देखने को मिलेगा वो समापन कोडान नहीं होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया है UAG, ये आपका समापन कोडान होगा। UGA ये भी समापन होगा। UAA ये भी होगा। जो नहीं होगा वो UUU नहीं होगा। ना होते हुए भी यही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा नहीं है। और क्वेश्चन पढ़ते समय इस बात को आपको जरूर ध्यान देना है कि कहाँ पे है पूछा जा रहा है, कहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। GIC में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकी कूट में कोडान कौन से DNA खंड का प्रतिनिधित्व करता है? टू अ सेट ऑफ 2 बेस, अ सेट ऑफ 3 बेस, अ सेट ऑफ 4 बेस या अ सेट ऑफ 6 बेस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 3 बेस के सेट का। ठीक है, अनुवांशिकी कूट में कोडान जो है वो 3 बेस के सेट का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, एक कोडान 3 DNA या RNA न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम है जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान विशिष्ट अमीनो एसिड या स्टॉप सिग्नल से मेल खाता है। ये 4 नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से? एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन या थायमिन की जगह कहीं कहीं यूरेसिल दिया होता है, किसी भी ट्रिपलेट संयोजन से बने होते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कौन कौन सा था, UAG, UGA और UAA। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 बेस के सेट से ये बने होते हैं। ये भी GIC में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को सही काल क्रम के अनुसार नीचे दिए गए कूट के द्वारा व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे पहले कौन सी घटना हुई। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों का रट्टा मारना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका UPPCS GIC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको PGT में देखने को मिल जाए, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, इनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि कौन सी घटना कौन सबसे पहले हुई, कौन सी बाद में हुई। तो सबसे पहले उसके लिए जानना जरूरी है कि पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कब हुआ। तो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये लुइस जॉय ब्राउन जिसका नाम था, इसका जन्म हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। दूसरा है DNA का डबल हेलिक्स मॉडल, जिसे वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था हम सभी को पता है, 1953 में, 1953 में। मानव जीनोम परियोजना का आरंभ कब हुआ? तो मानव जीनोम परियोजना का आरंभ 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। और चौथा है अनुवांशिकी कोड की कोडिंग, जेनेटिक कोड क्रैक कब किया गया था? तो जेनेटिक कोड क्रैक किया गया था 1966 में। किसके द्वारा? नीरेन बर्ग नामक साइंटिस्ट और उनकी टीम के द्वारा। तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सा हुआ? सबसे पहले फोर्थ हुआ। फोर्थ आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो फोर्थ आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में सबसे पहले। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है, नहीं 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 नहीं, फोर्थ कैसे हो जाएगा? सबसे पहले होगा दूसरा वाला 1953। सेकंड होगा तो सेकंड आपको ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों में देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप कौन सा मार्क करेंगे आगे देख लीजिए, तब उस हिसाब से पता चलेगा। यानी 1 और 4 ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद अरे यार ये तो मिट गया। पहला वाला कब था? 1 मिनट रुक जाइए, क्या हो रहा है? पहला वाला कब था? ये था। पहला वाला कब था? टेस्ट ट्यूब बेबी 1978 में, 1978 में। दूसरा वाला डबल हेलिक्स 1953 में। उसके बाद मानव जीनोम प्रोजेक्ट कब हुआ था? 1990 में। और इसके अलावा अनुवांशिक कोड की डिकोडिंग कब हुई थी? 1966 में। तो पहला इसका 2 हो जाएगा। 2 के बाद आपका आएगा कौन सा आएगा? 2 के बाद आपका आएगा 4, 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 1 और 1 के बाद आएगा 3, जो ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहां से लेके आप अपना रिवीजन करते रहिए। अगला क्वेश्चन, जीन जो वाई गुणसूत्र पर स्थित है वो क्या कहलाते हैं? पॉलीजेनिक, होलैंड्रिक, प्लियोट्रॉपिक जीन या फिर सामान्य जीन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लियोट्रॉपिक जीन जो वायु गुणसूत्र पे सॉरी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉलैंड्रिक जीन जो वायु गुणसूत्र पे उपस्थित होते हैं वो हॉलैंड्रिक जीन कहलाते हैं। हॉलैंड्रिक जीन क्या होते हैं? तो हॉलैंड्रिक जीन जो होते हैं वो माता पिता से हमेशा पिता से पुत्र को विरासत में मिलता है। ठीक है, क्योंकि सामान्य रूप से केवल पुरुष में ही वायु गुणसूत्र देखने को मिलेंगे, तो माता पिता कहना तो गलत हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा इसका पिता से पुत्र को मिलता है हॉलैंड्रिक जीन। ठीक है, हॉलैंड्रिक जीन हाइपर
ट्राइकोकिस यानी कान पर लंबे बाल, जैसे जो आपको देखने को मिलता होगा, अगर पिता के कान पे लंबे बाल हैं तो पुत्र के भी देखने को मिल जाता है, ऐसे जीन को हॉलेंड्रिक जीन कहा जाता है। वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पॉलीजेनिक जीन क्या है, तो पॉलीजेनिक जीन जो होता है जीन के एक समूह को संदर्भित करता है जो एक साथ व्यक्त होने पर एक विशेष फिनोटाइप या विशेषता को उत्पन्न करते हैं, उन्हें पॉलीजेनिक कहा जाता है। वहीं प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है, तो प्लियोट्रॉपिक जीन एक एकल जीन है जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। ओके, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव द कॉमन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में कॉमन कौन सा है? ऑप्शन है माइटोटिक, अपर्चर कोड या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनेटिक कोड। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में एक जैसा ही देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरएनए से डीएनए का संश्लेषण क्या कहलाता है? यानी जब आरएनए से डीएनए बनता है तो क्या कहलाता है? तो सबसे पहले देखिए, डीएनए होता है, एक मिनट, डीएनए होता है, डीएनए से बनता है आरएनए, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, लेकिन जब आरएनए से डीएनए बन जाता है तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। वहीं डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? तो वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राणी कोशिका का सबसे स्थिर राइबोन्यूक्लिक अम्ल कौन सा है? टी आरएनए, एस आरएनए, आर आरएनए या एम आरएनए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर आरएनए। ये सबसे स्थिर राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी, आर आरएनए, आर आरएनए जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा आणविक जैविकी का मूल सिद्धांत निरूपित करता है? कौन सा करता है? डीएनए आरएनए प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन एंजाइम, प्रोटीन आरएनए एंड डीएनए, डीएनए प्रोटीन एंड आरएनए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए आरएनए और प्रोटीन, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाटसन और क्रिक डीएनए का मॉडल है। वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए मॉडल दिया था उसे कौन सा डीएनए मॉडल कहते हैं? तो उसे बी टाइप डीएनए मॉडल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपी टीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कभी कभी एक एकल जीन दोष बहुत से द्वितीयक प्रभाव उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? बहुत से प्रभाव उत्पन्न करने वाला कौन सा होगा? बहुपरिभाविता होगा। बहुपरिभाविता अगर हिंदी में देखेंगे तो आप आसानी से मार्क कर ले जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में इसे प्लियोट्रॉपी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लियोट्रॉपी। यह जीन कई समलक्षणी प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोडान सामान्य बैलिन को कूटबद्ध करता है परंतु प्रारंभिक कूट होने पर फॉर्मिलेटेड मेथोनिन के लिए कूट संदेश देता है? कौन सा वह कोडान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा GUG। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। डीएनए के प्रारंभ कोडान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से पहले अमीनो एसिड के प्रतिपादन की शुरुआत करता है। समान प्रारंभिक कोडान AUG है और मेथोनिन के लिए कोडान GUG एक कुशल दिशा कोडान है या बैलिन के लिए कोडान को कूटबद्ध करता है, परंतु प्रारंभिक कोडान होने पर फॉर्मेल्डिहाइड मेथोनिन के कूट संदेश देता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, डीएनए से आरएनए अणु के अनुलेखन में सम्मिलित रो तत्व होता है, कौन सा होता है? न्यूक्लियोसाइड्स, मेटेलिक आयन, हार्मोन्स या फिर प्रोटीन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि प्रोटीन। डीएनए से आरएनए अणु के अनुलेखन में यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में जो सम्मिलित रो होता है वो कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंबर कहलाता है? AUG, UAA, UAG या फिर UGA? अंबर कौन सा कहलाता है? टीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, UAG। ये अंबर के नाम से जाना जाता है। कुल ज्ञात 64 अनुवांशिक कोडानों में से 3 स्टॉप कोडान होते हैं, जिसको मैंने आपको बताया। UAG एक है, उसके अलावा UAA है और उसके अलावा UGA है। ठीक है, ये समाप्त कोडान यानी कि स्टॉप कोडान होते हैं। इसमें से अंबर कोडान के नाम से UAG को जाना जाता है। UAG को अंबर कोडान। वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए UAA को क्या कहते हैं, तो UAA को गेरू कोडान, क्या? गेरू कोडान। और UGA को ओपल कोडान, UGA को क्या कहेंगे? ओपल कोडान के नाम से जानते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अंबर कोडान UAG है।
अगला, न्यूक्लियोसोम बना होता है, न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है? तो न्यूक्लियोसोम डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीनोफोर नाम है, जीनोफोर इज द नेम ऑफ, जीनोफोर किसका नाम है? यूकैरियोटिक के डीएनए का, बैक्टीरिया के डीएनए का, ड्रोसोफिला के जीन का, या फिर न्यूरोस्पोर का? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया के डीएनए का। बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है इसे जीनोफोर कहा जाता है, या एक प्रोकैरियोटिक का डीएनए है, इसे समान प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। टी आरएनए की तृतीयक संरचना किस प्रकार आवृत्ति ग्रहण करती है? द ट्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ टी आर एन ए टेक द शेप ऑफ, किस प्रकार करती है? क्लोव लीफ, इन्वर्टेड जे, इन्वर्टेड टी, या फिर इन्वर्टेड एल? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्वर्टेड एल के आकार का। टी आर एन ए की तृतीयक संरचना ये उल्टे एल के आकार का होता है, ठीक है, उल्टे एल के आकार की लेती है। ऑप्शन टी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ये उल्टे एल के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण में सीधा शामिल नहीं है? टीआरएनए, एमआरएनए, एसएनआरएनए या आरआरएनए? ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और आरआरएनए ये इसमें शामिल है, जो शामिल नहीं है वो सिंथेटिक आरएनए। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीएनए में SNP यानी सिनेप्स का अर्थ क्या है? डीएनए में जो सिनेप्स होता है उसका अर्थ पूछा है, क्या है? सिंगल बेस पेयर वेरिएशन, डबल बेस पेयर वेरिएशन, लोकल ट्रांसपोजिशन ऑफ जीन, या फिर नन ऑफ एबव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगल बेस पेयर वेरिएशन। ऑप्शन ए, डीएनए में SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म यानी सिनेप्स के रूप में उच्चारण करते हैं इसको, SNIPS, ठीक है। एक डीएनए निर्माण ब्लॉक यानी सिंगल बेस पेयर डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक है जिसे न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कैसा होता है? सिंगल बेस पेयर वेरिएशन होता है। अगला क्वेश्चन, जेड डीएनए अणु का व्यास कितना है? जेड डीएनए अणु का व्यास जो होता है वो 18 एंगस्ट्रॉम होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना होता है? 18 एंगस्ट्रॉम होता है। इसकी संरचना अधिक समान बी डीएनए के रूप में होती है, मतलब बी डीएनए से इसकी जो संरचना होती है वो भिन्न होती है। जेड डीएनए डीएनए का एक रूप है, ठीक है, लेकिन इसकी जो संरचना होती है वो बी डीएनए से भिन्न होती है। या कॉन्फ्रेंस और सिन कॉन्फ्रेंस में क्षार के वैकल्पिक सकेटिंग के कारण सुगर फास्फेट बैकबोन में एक जिग जैग पैटर्न की तरह दिखाई देता है। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए नाभिकीय डीएनए से भिन्न होता है, क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो न्यूक्लियस डीएनए से किस प्रकार भिन्न होता है? पहला दिया है रेखीय होता है, तो इसलिए नहीं भिन्न होता है। ये सर्कुलर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, इसलिए ये केंद्र के डीएनए से भिन्न होता है, क्योंकि केंद्रीय डीएनए जो होता है, नाभिकीय डीएनए जो होता है वो रेखीय होता है, धागेनुमा होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है और न्यूक्लियस का जो डीएनए, इसमें बहुत सारी भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ये डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है, ये डबल स्टैंडर्ड और रेखीय होता है, यानी कि स्टैंड होता है, ठीक है। झिल्ली से आच्छादित नहीं होता, यानी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इस पर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसमें हिस्टोन नहीं होता है, इसमें हिस्टोन पाया जाता है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल होते हैं, इसके कार्य करने के लिए आवश्यक सभी प्रोटीन के लिए कोड करता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी भिन्नता देखने को मिलती है, जिसमें से सर्कुलर होना एक भिन्नता है, और ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूट पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंटीकोडॉन? किसमें पाया जाता है? SRNA, RRNA, tRNA या mRNA? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, tRNA। tRNA में एंटीकोडॉन, tRNA इसे ट्रांसफर कोडॉन कहते हैं, और इसमें एंटीकोडॉन होता है। एक एंटीकोडॉन एक mRNA कोडॉन के 3 क्षारकों के अनुरूप 3 न्यूक्लियोटाइड की इकाई होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, कौन सा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का उदाहरण है? कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है, GAATTC। ये जो है पैलिंड्रोमिक अनुक्रम का डबल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए में नाइट्रोजन क्षारकों का एक उदाहरण है, जिसे 5 छोर से C छोर तक पढ़ने पर उसी तरह समाप्त होता है, ठीक है। पूरक स्टैंडर्ड 3 छोर से 5 छोर तक पढ़ा जाता है। उदाहरण जैसे आपने देखा GAATCC, ठीक है, इसमें ये 5 से 3 तक गया, और अगर इसको 3 से 5 तक लाएंगे तो ये इसका बिल्कुल ठीक अपोजिट हो जाएगा, CTTAAG, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, किसको काइमेरिक डीएनए कहते हैं? काइमेरिक डीएनए के नाम से किसे जाना जाता है? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पुनर्योजन डीएनए जो होता है इसे काइमेरिक डीएनए के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वे दो अलग अलग प्रजातियों की सामग्री से बने होते हैं या एक हाइब्रिड है जो अन्य स्रोतों से डीएनए खंडों को अलग करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, डिस्कवरी ऑफ ट्रांसपोजॉन इज रिलेटेड विद। ट्रांसपोजॉन का आविष्कार किससे संबंधित है? परांतरेख का आविष्कार यानी ट्रांसपोजॉन का आविष्कार किससे संबंधित है? तो हम लोगों ने देखा था ट्रांसपोजॉन जिसे जंपिंग जीन कहते हैं, इसकी खोज बारबरा मैक्क्लेलॉक ने किया था। ठीक, कब? इसके लिए इन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन। सैटेलाइट डीएनए जो है ये यूजफुल टूल है किसके लिए? फॉरेंसिक साइंस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर ट्रांसजेनेसिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस में सैटेलाइट डीएनए जो है ये एक टूल के रूप में यूज़ होता है, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस में आप लोगों ने फिंगरप्रिंट्स का नाम सुना होगा, उसमें जो है इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, यदि दो प्रभावी अथवा अप्रभावी अविकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? युग्मन अथवा सिस फेज, अपकर्षित अथवा ट्रांसफेज, सिस तथा ट्रांसफेज दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस एंड ट्रांसफेज बोथ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शोध क्रिया प्रणालियों में से कौन सी डीएनए का पता लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? डीएनए का पता लगाने के लिए कौन सी प्रणाली का यूज किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सदर्न ब्लॉगिंग। सदर्न बोल्ट नामक जो प्रणाली है इसे डीएनए अनुक्रम का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तकनीक 1875 में खोजी गई थी। अगला, किसी अन्य जीन की उपस्थिति के कारण यदि किसी जीन का लक्षण प्रारूप परिवर्तित हो जाता है तो इसे क्या कहेंगे? इसी को क्या कहेंगे? एपी स्टेटस यानी कि प्रबलता कहेंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको विस्तृत से डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग फटाफट क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कंसिडर करते हुए चलेंगे, क्योंकि आप लोग ही कहते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराइए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं कम टाइम में। उसके लिए हम जो है एक्सप्लेनेशन को शॉर्ट में ही रख रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है अकोडान। इसका जो है विशेष मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके ना एक वीडियो पहले से पड़ा हुआ है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन है, अ कोडॉन रिप्रेजेंट। एक कोडॉन प्रतिनिधित्व करता है, किसका करता है? अ सेट ऑफ 3 बेस इन डीएनए सेगमेंट। बिल्कुल, पहला ही बिल्कुल सही जवाब है। एक कोडॉन जो है ये डीएनए खंड के 3 क्षारकों का प्रतिनिधित्व करता है। एक डीएनए या एक आरएनए जो है अणु में लगातार 3 न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम जो एक विशिष्ट अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अणु नियमित रूप से केंद्रक से कोशिका द्रव की ओर गति करता है? कौन सा वह अणु है जो केंद्रक से कोशिका द्रव की ओर जाता है? ये आपके पास कोशिका है, यहाँ पे आपका केंद्रक है, कोशिका द्रव जो है ये इसमें पूरी तरह से कोशिका में फैला हुआ है। केंद्रक से कोशिका द्रव की ओर कौन जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आरएनए। कौन जाता है? आरएनए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आरएनए हमेशा जो है केंद्रक यानी न्यूक्लियस से कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म की ओर गति करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक उत्परिवर्तन जो एक अमीनो अम्ल को निर्देशित करने वाले कोडान को टर्मिनेस कोडान में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहेंगे? तो इसे नॉनसेंस उत्परिवर्तन यानी कि नॉनसेंस म्यूटेशन कहेंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक नॉनसेंस उत्परिवर्तन एक डीएनए अनुक्रम के एक आनुवांशिक उत्परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप एक छोटा अधूरा प्रोटीन उत्पाद होता है तथा डीएनए कई छोटे अणुओं की एक श्रृंखला जिसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है उसमें टूट जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, ठीक है, किस एग्जाम की तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन है, द कोडॉन फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक इज। यूकैरियोटिक में प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत के लिए कोडान है। प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत के लिए कौन सा कोडान है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यू जी। ठीक है, कौन सा है? ए यू जी। ए यू जी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जेड डीएनए की एक पूरी पिच में न्यूक्लियोटाइड जोड़ों की संख्या कितनी है? जेड डीएनए की एक पूरी पिच में न्यूक्लियोटाइड जोड़ों की संख्या 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, एक मिनट।
मैं कलर चेंज कर लूँ, 12 होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीआरएनए के एंटीकोडॉन लूप में शामिल है। टीआरएनए के एंटीकोडॉन लूप में कितने पेयर मतलब शामिल हैं? 5 अनपेयर बेस, 7 अनपेयर बेस, 3 पेयर बेस या 5 पेयर बेस? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 अनपेयर बेस। टीआरएनए के एंटीकोडॉन लूप में 7 अनपेयर बेस जो है वो शामिल है। एक एंटीकोडॉन एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है जो स्थानांतरण आरएनए यानी टीआरएनए अणु के एक छोर पर स्थित होता है, जो एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए अनुक्रम से संबंधित कोडॉन का पूरक होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि डीएनए के एक स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम 5 GATCC और CAA 3 है तो इसका पूरक स्टैंडर्ड क्या होगा? ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका पूरक स्टैंडर्ड कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका उल्टा, एक मिनट रुक जाइए। पाँच से 3 पूछा है और इसका पूरक अनुक्रम पूछा है, तो ये भी 5 से 3 होगा। तो 5 से 3 क्या होगा? ग्वानिन, एडनिन, थायमिन, साइटोसिन, एडनिन, एडनिन। तो ये हो जाएगा साइटोसिन, थायमिन, एडनिन, ग्वानिन, थायमिन, थायमिन। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए प्रकृति की प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन की प्रक्रिया कैसी होती है? डिस्पर्सिव, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव या सेमी कंजर्वेटिव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? सेमी कंजर्वेटिव होती है। अगला, डीएनए प्रकृति यानी डीएनए रिप्लिकेशन के लिए निम्नलिखित में से एक एंजाइम की आवश्यकता नहीं है। डीएनए रिप्लिकेशन के लिए इनमें से कौन सी एंजाइम की आवश्यकता नहीं है? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनएज, लाइगेज या फिर आरएनए पॉलीमरेज? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनएज। डीएनए रिप्लिकेशन के लिए डीएनएज एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए प्राइमर को हटाकर अंतराल को भरता है। लाइगेज जोड़ने का कार्य करता है। आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में आरएनए प्राइमर संश्लेषित होता है, लेकिन डीएनएज की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, इन अ डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स में क्या होता है? द सिंगल स्टैंडर्ड आर नॉट हेलिक्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स फ्रॉम बिटवीन अ प्यूरिन एंड प्राइमिडिन बेस ऑन द सेम स्टैंडर्ड, या फिर एडनिन ऑन वन स्टैंडर्ड इन हाइड्रोजन बॉन्ड टू थायमिन ऑन द अपोजिट स्टैंड, या फिर फास्फोएस्टर बॉन्ड आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द हेलिक्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। एक स्टैंडर्ड पर एडेनिन विपरीत स्टैंडर्ड पर थायमिन से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ई कोलाई के लैक ओपेरान के रिप्रेशर जीन की गतिविधि के माध्यम से संश्लेषित किया जाता है, वह क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन या प्रोमोटर जीन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगुलेटर जीन। संरचनात्मक जीन वे जीन होते हैं जो एमआरएनए उत्पादित करता है। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए संश्लेषण के नियंत्रण में कार्य के स्विचिंग के द्वारा ऑपरेटर जीन कंट्रोल जीन में बदल जाता है। जिस जीन के क्रियाकलाप के द्वारा लैक ओपेरॉन में ई कोलाई रिप्रेसर का निर्माण होता है उसे रेगुलेटर जीन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, डीएनए में 20,000 क्षार युग्म यानी कि 20,000 बेस पेयर हैं, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होंगे? तो आपको बता दें, एक क्षार युग्म में 2 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। अगर 20,000 क्षार युग्म है तो इसमें न्यूक्लियोटाइड कितने हो जाएंगे? 40,000 हो जाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब इसको डबल कर लीजिए तो 40,000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एडेनोसिन है। एडेनोसिन क्या है? तो एडेनोसिन एक राइबोन्यूक्लियोसाइड्स है, हम सभी को पता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। एडेनोसिन एक राइबोन्यूक्लियोसाइड या प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है बॉर बॉडी, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, एक्सप्रेस्ड जीन। ठीक है, बॉर बॉडी क्या है? तो बॉर बॉडी जो है ये वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन है। वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन यानी एक का एक से हो जाएगा। दूसरा है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है? तो ये कंजर्वेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है, यानी 2 का 2 से हो जाएगा। तीसरा है टीलोमियर। टीलोमियर क्या है? ये भी कंजर्वेटिव हाइड्रोक्रोमेटिन है, यानी 3 का 2 हो जाएगा। और एक्सप्रेस जीन जो है ये यूक्रोमेटिन है, यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कूट ना करने वाला mRNA है? कूट नहीं करता है, कौन सा नहीं करता है? मिक RNA, HNRNA, SNORNA या ऑल ऑफ एबव? तो आपको बता दें, मिक RNA यानी माइक्रो RNA, siRNA, piRNA, SNORNA, SNRNA, XRNA, सैक RNA, ये सभी नॉन कोडिंग होते हैं, यानी कि ये कूट नहीं करते हैं। इन्हें नॉन कोडिंग RNA कहा जाता है, जहाँ प्रोटीन का ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक, यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा आरएनए है? तो हम सभी को पता है टीआरएनए जो होता है, ट्रांसफर आरएनए, ये सबसे छोटा होता है। या अमीनो अम्ल को संदेशवाहक आरएनए की सूचनाओं के आधार पर राइबोसोम तक पहुंचाता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 4 अलग अलग डबल स्टैंडर्ड डीएनए अणुओं को एडी के पिघलने के तापमान है 75 डिग्री, 65 डिग्री, 84 डिग्री या 78 डिग्री। सही जवाब इसका जो हो जाएगा वो 4 अलग अलग, अच्छा आगे भी पूछा, उपरोक्त अणुओं की निम्न में से उच्च सामग्री में GC क्षार युग्मों का सही अनुक्रमित व्यवस्था बताइए। तो एडी के 4 अलग अलग डबल स्टैंडर्ड डीएनए अणुओं के पिघलने का जो तापक्रम होता है GC क्षार जोड़े की, तो वो क्या हो जाएगा? इनका अनुक्रम 65 डिग्री, 75 डिग्री, 78 डिग्री और 84 डिग्री। ठीक है, 65 डिग्री, 65 यानी कि बी हो जाएगा सबसे पहले। फिर आपका इससे बड़ा होगा कौन सा? 65 के बाद 78 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, बी के बाद ए आ जाएगा, बी ए आपको ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद डी और उसके बाद सी, सबसे हाई सी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षार अनुपात मौजूद है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए? तो G+T A+G, ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए G+T/A+G क्षार अनुपात मौजूद नहीं है। ठीक, ग्वानिन साइटोसिन के साथ द्विबंध बनाता है तथा एडनिन थाइमिन के साथ त्रिबंध बनाता है, यानी कि ट्रिपल, यानी ग्वानिन और साइटोसिन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एडनिन थाइमिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोडान टर्मिनेशन कोडान नहीं है? टर्मिनेशन कोडान कौन सा नहीं है? तो UAA है, बिल्कुल है। UAG ये भी है और है ही। उसके साथ साथ स्टेट पीजीटी, चाहे वो बिहार पीजीटी हो, राजस्थान पीजीटी हो, उत्तर प्रदेश पीजीटी हो, कहीं का भी हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, प्यूरिन से पिरामिडिन या पिरामिडिन से प्यूरिन में परिवर्तन क्या कहलाता है? यानी प्यूरिन जब पिरामिडिन में चेंज होता है या पिरामिडिन जब प्यूरिन में चेंज होता है तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, रिवर्जन या फिर फ्रेम शिफ्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसवर्जन। देखिए, एक होता है एडनिन, एडनिन जब ग्वानिन में सेट होता है, एडनिन जब ग्वानिन में चेंज होता है तो ये क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कहलाता है। इसके अलावा जब आपका एडनिन साइटोसिन में चेंज होता है, एडनिन साइटोसिन में चेंज होता है, तब ये ट्रांसवर्जन कहलाएगा। साइटोसिन क्या होता है? एक पिरामिडिन बेस होता है। ठीक है, इसके अलावा जब आपका ये जो साइटोसिन है ये चेंज होता है थाइमिन में, तब ये ट्रांजिशन कहलाएगा। और जब ये ग्वानिन थाइमिन में चेंज होता है तब ये ट्रांसवर्जन कहलाएगा। यानी ग्वानिन थाइमिन में चेंज हो थाइमिन, साइटोसिन एडनिन में चेंज हो या एडनिन साइटोसिन में चेंज हो ट्रांसवर्जन। और अगर एडनिन ग्वानिन में चेंज हो तो ट्रांजिशन, साइटोसिन थाइमिन में चेंज हो तो ट्रांजिशन, या फिर थाइमिन साइटोसिन में चेंज हो तो ट्रांजिशन, या फिर ग्वानिन एडनिन में चेंज हो तो ट्रांजिशन। ठीक है, इस तरह से इसके चेंजिंग मेथड को जाना जाता है। यहाँ पे पूछा है कि प्यूरिन पिरामिडिन में या पिरामिडिन प्यूरिन में चेंज हो तो क्या कहलाता है? तो ये प्यूरिन और पिरामिडिन का इसमें क्या होता है? प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये चारों मिलकर बनते हैं प्यूरिन। लेकिन जब आपका यही साइटोसिन यूरेसिल में चेंज हो जाता है तब ये पिरामिडिन कहलाता है। पिरामिडिन में क्या होता है? साइटोसिन यूरेसिल में चेंज हो जाता है। यही आपसे पूछा जा रहा है कि प्यूरिन से पिरामिडिन और पिरामिडिन से प्यूरिन बनना क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा ट्रांसवर्जन। क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्जन। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि साइटोसिन जो है ये थाइमिन में चेंज होगा तो ट्रांजिशन, लेकिन यही ग्वानिन जो है थाइमिन में चेंज होगा तो ट्रांसवर्जन, एडनिन साइटोसिन में चेंज होगा तो ट्रांसवर्जन। इसी के साथ साथ प्यूरिन पिरामिडिन में और पिरामिडिन प्यूरिन में चेंज होना क्या कहलाता है? ट्रांसवर्जन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाए। यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आप फिर से समझ सकते हैं अगर ये चीज़ आपको कंफ्यूजिंग लग रही हो तो। यहाँ पे देखिए,
एडेनिन ग्वानिन में चेंज हो रहा है, एडेनिन ग्वानिन में, तो ये क्या कहला रहा है, ट्रांजिशन कहला रहा है। वहीं पे ग्वानिन एडेनिन में चेंज हो रहा है तो भी क्या कहला रहा है, ट्रांजिशन कहला रहा है। लेकिन ये ग्वानिन अगर आपका थायमिन में चेंज हो रहा है तो ट्रांसवर्जन कहला रहा है, थायमिन ग्वानिन में चेंज हो रहा है तो भी ट्रांसवर्जन कहला रहा है। एडेनिन साइटोसिन में चेंज हो रहा है, ट्रांसवर्जन कहला रहा है, साइटोसिन एडेनिन में चेंज हो रहा है, ट्रांसवर्जन कहला रहा है। एडेनिन थायमिन में चेंज हो रहा है और थायमिन ग्वानिन जो है ये साइटोसिन में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये इसका मेथड है। इसी तरह प्यूरिन और प्राइमिडिन में क्या अंतर होता है मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दोनों प्यूरिन हैं? दोनों प्यूरिन कौन से हैं? साइटोसिन थायमिन, साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन थायमिन, एडेनिन या ग्वानिन। तो हमने बताया था एडेनिन और ग्वानिन दोनों प्यूरिन होते हैं। एडेनिन ग्वानिन थायमिन और एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन होते हैं। साइटोसिन थायमिन ये पिरामिडिन होते हैं। साइटोसिन और थायमिन क्या होते हैं? पिरामिडिन होते हैं। क्योंकि एडेनिन ग्वानिन थायमिन और साइटोसिन, इसी साइटोसिन की जगह प्यूरिन में क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। तो साइटोसिन जहाँ रहेगा वो पिरामिडिन नहीं, वो प्यूरिन नहीं होगा, क्योंकि प्यूरिन में ऑलवेज यूरेसिल होता है, साइटोसिन होता ही नहीं है, ठीक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। एडेनिन ग्वानिन और थायमिन और यूरेसिल ये प्यूरिन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, डीएनए स्ट्रैंड के दो क्षार अणु के बीच की दूरी कितनी होती है? डीएनए स्ट्रैंड के दो क्षार युग्मकों के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। इसको दिया किसने था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। ये इनके बीच के क्षार युग्म है, ये क्षार युग्म है और इन दोनों के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। ये कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर इनके बीच की दूरी पूछ लिया जाए तो इनके बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इनके बीच की दूरी पूछ लिया जाए, जहाँ से दोनों राउंड हो रहे हैं, ये वाली दूरी अगर पूछ लिया जाए तो ये 34 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए का निर्माण क्या कहलाता है? डीएनए का निर्माण ट्रांसडक्शन, रिप्लिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसक्रिप्शन, इनमें से क्या कहलाएगा? डीएनए का जब निर्माण होता है तो वो क्या कहलाता है? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा रिप्लिकेशन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसके निर्माण की प्रक्रिया भी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से, रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया गया है। पहले होता है डीएनए। डीएनए से जब डीएनए बनता है तो ये रिप्लिकेशन कहलाता है। इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया रिप्लिकेशन कहलाती है। इसके अलावा जब डीएनए से आरएनए बनता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनता है तो ये ट्रांसलोकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। एक मिनट, क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन कहलाता है। लेकिन ये प्रोसेस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आरएनए से जब डीएनए बनेगा तो डीएनए से जब आरएनए बन रहा था तो ये ट्रांसक्रिप्शन था। अब यही प्रोसेस रिवर्स हो गई, यानी कि आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, ठीक है। और डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिप्लिकेशन कहलाती है। और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक अम्लों में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? 4, 3, 2 या 5? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें जो क्षार पाए जाते हैं वो 5 टाइप के पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कौन कौन से थे। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये 5 प्रकार के पाए जाते हैं। यूरेसिल जो होता है ये आरएनए में थायमिन के स्थान पर पाया जाता है। किसके स्थान पर? थायमिन के स्थान पर पाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण के लिए समाप्ति संकेत यानी टर्मिनेशन सिग्नल निम्न से आता है। टर्मिनेशन सिग्नल किससे आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएए। यूएए को क्या कहा जाता है? इसी को गेरू या फिर ओकरे के नाम से जाना जाता है। गेरू या फिर ओकरे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेरू या ओकरे के नाम से किसे जाना जाता है? यूएए को जाना जाता है। वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए यूएजी को क्या कहते हैं? यूएजी को अंबर कहते हैं। यूजीए को ओपेल कहते हैं। ये नॉनसेंस अथवा स्टॉप कोडॉन होते हैं। स्टॉप कोडॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? यूएए इसे गेरू या ओकरे कहते हैं, यूएजी इसे अंबर कहते हैं, यूजीए इसे ओपेल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि समाप्ति संकेतन यानी टर्मिनेशन सिग्नल में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा आता है? तो यूएए आता है। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक जानकारी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? यानी जो जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन होता है माता पिता के, वो उनके बच्चों में किसके द्वारा ट्रांसफर होता है? ऑप्शन है डीएनए, ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रांसफर आरएनए या फिर मैसेंजर आरएनए।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रिपलेट कोडान। ट्रिपलेट कोडान कौन से हैं? वही AUG, UAA और कौन सा है UAA, AUG और UGA, ये ट्रिपलेट कोडान होते हैं और इन्हीं के द्वारा आनुवांशिक लक्षण एक जगह से दूसरी जगह में जाता है। डीएनए सभी यूकैरियोटिक तथा कुछ छोटे जीवों में भी आनुवांशिक सामग्री के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाटसन और क्रिक किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो वाटसन और क्रिक के बारे में कौन नहीं जानता? अभी हाल फिलहाल क्रिक जी का निधन भी हो गया। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रिस्ट्रिक्ट एंजाइम। एक मिनट, नहीं, वाटसन और क्रिक जो है ये डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिए थे ना, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल एक बार हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। इसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके सामने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिखाया गया है। इसे वाटसन और क्रिक ने दिया था। यहाँ पे आप देखिए ये बॉन्ड से बने होते हैं। एडेनिन थायमिन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ये जो बेस पेयर है, ये जो एक राउंड से दूसरे राउंड के बीच की दूरी है, इनकी दूरी कितनी होती है? तो अभी हम लोगों ने देखा था 3.34 एंगस्ट्राम होता है और ये वाली दूरी 20 एंगस्ट्राम होती है। और ये जो दो बेस पेयर के बीच की दूरी है ये 3.4 एंगस्ट्राम होती है। नैनोमीटर में पूछेगा तो ये चेंज हो जाएगा बिल्कुल, ये 34 ना होकर 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा। एंगस्ट्राम को नैनोमीटर में चेंज करना पड़ता है, तो इस हिसाब से ध्यान दीजिएगा कि नैनोमीटर में पूछा जा रहा है कि एंगस्ट्राम में पूछा जा रहा है। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। वाटसन और क्रिक ने डीएनए के आणविक संरचना की खोज की और 1962 में उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हेलिक्स के प्रकार दिए हैं, दूसरा हेलिक्स के प्रतिमोड़ के क्षार युग्म दिए हैं। ठीक है, पहला ABCZ है और उसके क्षार युग्म के मोड़ दिए हैं। ए में जो होता है बेस पेयर, ये 11th पे टर्न होता है। किस पे होता है? 11th पे, यानी A का 3 केवल ऑप्शन सी में दिख रहा है, आपको पता चल गया। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन और भी हम मिला लेते हैं। उसके बाद बी जो है ये 10 पे चेंज होता है। सी अगर बात करें, सी 9.33 पे और जेड जो होता है ये 12 पे चेंज होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बेस पेयर पर टर्न पूछा है तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन बी डीएनए की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सा बी डीएनए की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। 10 बेस पेयर पर हेलिक्स टर्न, ईच कॉम्प्लेक्स हेलिक्स टर्न 45 एंगस्ट्रॉम अलोंग, चैन ऑफ डबल हेलिक्स एंटी पैरेलल, या फिर हेलिक्स डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम। कौन सी बी डीएनए की विशेषता नहीं है? बी डीएनए वही डीएनए जिसकी खोज वाटसन और क्रिक ने किया था, इसे बी डीएनए के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक जटिल हेलिक्स 45 एंगस्ट्रॉम नहीं होता है, बल्कि ये कितना होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था 34 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है। यही आपका गलत हो जाएगा, गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सी इसकी विशेषता नहीं है, बाकी सब अपने आप में सही है। अगला क्वेश्चन, टर्मिनेशन कोडान है। टर्मिनेशन कोडान या समाप्ति कोडान कितने होते हैं? 3 होते हैं। इनमें से टर्मिनेशन कोडान कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने देखा था UGA, UAA और UAG, ये टर्मिनेशन कोडान होता है, जो आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे नॉनसेंस कोडान, स्टॉप कोडान या फिर टर्मिनेशन कोडान के नाम से जाना जाता है। अगला, वर्धानता के लिए जीन स्थित होते हैं। वर्धानता के लिए जीन कहाँ पर स्थित होते हैं? ऑटोसोम्स ऑफ मैन एंड ओमेन, एक्स क्रोमोसोम ऑफ मैन एंड ओमेन, एक्स क्रोमोसोम ऑफ मैन ओनली, या एक्स क्रोमोसोम ऑफ ओमेन ओनली। तो आपको बता दें, वर्णधानता जिसे कलर्ड ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है, इसके जो जीन होते हैं वो केवल मैन में प्रेजेंट होते हैं, यानी पुरुषों में देखने को मिलते हैं। और पुरुषों के किस गुणसूत्र पर? तो एक्स क्रोमोसोम पर, यानी कि ये फैलता तो पुरुषों के द्वारा है, लेकिन ज्यादा किसमें है? बेटी में, यानी कि पुत्री में। ठीक है, एक्स जो होता है ये फीमेल को डोनेट करता है। अगर पुरुष का वाई जो है आएगा तो ये मेल हो जाएगा बच्चा, अगर एक्स आएगा तो ये बच्ची बनेगी, फीमेल बनेगी, क्योंकि माता से कोई भी जीन आ जाए तो एक्स एक्स ही बनेगा। तो इसीलिए ये संक्रमित किसको करता है? बच्ची को और गर्ल्स को, और रहता किस पे है? एक्स गुणसूत्र पे। ठीक है, कुछ रंग जैसे हरे, लाल, इनके बीच अंतर करने की क्षमता कम हो जाती है, इसी को वर्धानता कहा जाता है। वर्धानता यानी कि कलर्ड ब्लाइंडनेस की खोज सर्वप्रथम 1876 में, यानी 1867 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हॉर्नर। कौन थे? हॉर्नर। इनके द्वारा कलर्ड ब्लाइंडनेस को खोजा गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल क्या कहा जाता है? वाटसन और क्रिक का जो डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल है, इसी को हमने अभी आपको बताया था, इसी को बीडीएनए के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे किस नाम से जानते हैं? बीडीएनए के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डीएनए 5 प्रकार के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो वाटसन और क्रिक ने खोजा था, इसे बीडीएनए के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। ओके, अगला क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर होते हैं, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ। न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर होते हैं? प्यूरिन के, पिरामिडिन के, न्यूक्लियोसाइड्स के या न्यूक्लियोटाइड के? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, हम सभी को पता है, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल बहुत प्रमुख कार्यों में जीनोमिक जानकारी का भंडारण करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। अगला, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए अणु जिसमें 10,000 क्षार युग्म होते हैं, उसकी लंबाई क्या होगी? एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए अणु है जिसमें 10,000 क्या है? क्षार युग्म है, यानी बेस पेयर है। अब उसकी लंबाई पूछी जा रही है, तो आपको बता दें एक क्षार युग्म जोड़ी की जो लंबाई होती है, अभी मैंने आपको बताया था 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना? 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर इसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 34,000 एंगस्ट्रॉम निकल के आ जाएगा। कितना? 34,000 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर आप नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो नैनोमीटर में जब आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से आपका एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कितना बचेगा? 3400 नैनोमीटर। ठीक, हेलिक्स डीएनए के प्रतिमोड़ में क्षार जोड़े होते हैं और इसलिए हेलिक्स जो है 34 एंगस्ट्रॉम प्रतिमोड़ होता है। 10 जोड़े क्षार के रूप में 34 एंगस्ट्रॉम को अगर 10,000 से आप 10,000 क्षार जोड़े होंगे तो आप इसको 34 गुणे 10,000 कर दीजिए। कितना? 34 गुणे 10,000। अब ये निकल के बटे कर दीजिए 10 एंगस्ट्रॉम। कितने? 10 एंगस्ट्रॉम। अब ये निकल के कितना आ जाएगा? 3400 नैनोमीटर। कितना? 3400 नैनोमीटर, जो इसकी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा और इसको रिवीजन करिएगा, वहां से समझने की कोशिश करिएगा। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार के आप हमें भेज दीजिएगा कि मैम इस क्वेश्चन को आप फिर से समझा दीजिए। उस क्वेश्चन को हम आपको फिर से समझा देंगे शॉर्ट वीडियो बनाकर। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट आप तुरंत क्लियर कर लीजिएगा। जो आपको समझ में आएगा वो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप हमें बताइएगा, हम शॉर्ट वीडियो बनाकर, एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें 3 सही हैं, 1 गलत है। पहला है न्यूक्लियोसाइड्स, ये पेंटोज शुगर और क्षार बेस होते हैं, बिल्कुल सही बात है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड 2 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, नहीं, यही आपका गलत हो जाएगा। जो डाईपेप्टाइड होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता है। ये क्या होता है? ये चैन होती है, श्रृंखला होती है जिसमें 2 अमीनो एसिड शामिल होते हैं जो एक पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं, इसे डाईपेप्टाइड कहा जाता है। इसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होते, एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है जो 2 अमीनो एसिड को एक साथ जोड़ता है। तीसरा है ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, इसमें एस्टर लिंकेज होता है, बिल्कुल सही बात। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइसिडिक बॉन्ड होता है, ये भी बिल्कुल सही है। गलत जो होगा वो ऑप्शन बी होगा और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंध न्यूक्लिक अम्ल अणु में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हैं, कौन सा बॉन्ड है जो न्यूक्लिक अम्ल अणु में नहीं पाया जाता है? पहला है ग्लाइसिडिक बॉन्ड, फास्फोएस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है ये न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड अणु में नहीं पाया जाता है, जबकि ग्लाइसिडिक बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ये न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, टीआरएनए के क्लोवर लीफ मॉडल का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन वाटसन और क्रिक, रॉबर्ट हॉर्ली, एच.जी. खुराना और जोकब एंड मोनोड। किसने जो है ये टीआरएनए के क्लोवर लीफ मॉडल का सुझाव दिया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे स्टार मार्क करिएगा। ये क्वेश्चन आपको पीजीटी वगैरह में देखने को मिल सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हॉली। रॉबर्ट हॉली ने टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया था। वहीं बात करें
डॉक्टर हरगोबिंद खुराना का, तो इन्होंने जो है आनुवंशिक कोड की खोज की थी। जैकब और मोनार्ड ने 1961 में 1961 में मैसेंजर आरएनए का नामकरण किया था। वाटसन और क्रिक के बारे में आप सभी को पता है, इन्होंने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे बीडीएनए के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक जानकारी के ट्रांसलेशन के परिणाम स्वरूप किसका संश्लेषण होता है? ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ, ऑप्शन डीएनए, पॉलीपेप्टाइड चेन, एमआरएनए या एचएनआरएनए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन। आनुवंशिक सूचनाओं यानी संकेतों के ट्रांसलेशन के परिणाम स्वरूप पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, जिसे प्रोटीन कहते हैं, इसका संश्लेषण होता है। जीन्स में प्रत्येक त्रिगुणित संकेत यानी ट्रिपलेट कोड एक प्रकार के अमीनो अम्ल का संकेत देते हैं, और इसमें किसका होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी इसी को आप प्रोटीन चेन के नाम से भी जानते हैं, इसी का संश्लेषण होता है। ऑप्शन बी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ रिवाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इज, डीएनए मॉलिक्यूल्स का डायमीटर कितना होता है? तो हम लोगों ने अभी देखा था, डायमीटर मतलब ये वाला भाग पूछ रहा है, ये कितना था? 20 एंगस्ट्रॉम था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए डीएनए के प्रत्येक घुमावदार में कितने नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, तो 10 होते हैं। कितने? 10 होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए बेस जोड़ों के बीच की दूरी कितनी होती है, यानी कि जो बेस पेयर है, ये जो बेस पेयर है इनके बीच की दूरी कितनी है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, और व्यास जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अगला क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से 3 सही है, 1 गलत है, और वही आपको बताना है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी संपूरक क्षार युग्म के बारे में। पहला है डीएनए की प्रकृति में भूमिका निभाता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जो है ये डीएनए की रिप्लिकेशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है इन डीएनए अ पेयर विद टी, यानी डीएनए में ए के साथ टी को जोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी एडनिन के साथ थाइमिन को जोड़ता है, बिल्कुल सही बात है। फिर है द बेस पेयर आर द इक्वल लेंथ, यानी क्षार युग्म समान लंबाई के होते हैं, बिल्कुल सही बात। प्यूरिन प्यूरिन के साथ ही जुड़ता है, ये गलत हो जाएगा। प्यूरिन हमेशा पिरामिडिन के साथ जुड़ता है। ऑप्शन डी गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा सही नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। गलत होते हुए भी ये सही होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है एग्जाम्पल में, कहाँ पूछा जा रहा है कि है, कहाँ पूछा जा रहा है नहीं है, क्योंकि इस नहीं के चक्कर में कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें दिया प्यूरिन प्यूरिन के साथ जुड़ता है, ये गलत है। प्यूरिन जो है हमेशा पिरामिडिन के साथ जुड़ता है। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र पर जीनों के अनुक्रम के निर्धारण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी गुणसूत्र पर जब जीन का अनुक्रम बनता है तो उसे क्या कहते हैं? डीएनए लोकेलाइजेशन, क्रोमोसोमल मैपिंग, प्रोटीन सीक्वेंसिंग या फिर डीएनए सीक्वेंसिंग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डीएनए सीक्वेंसिंग। क्या कहेंगे? डीएनए सीक्वेंसिंग। इसके अंतर्गत डीएनए के अणु न्यूक्लियोटाइड चार्ट, जिसे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन के नाम से जानते हैं, इसका निर्धारण करते हैं, और ये सीक्वेंस के साथ जुड़ते चले जाते हैं। इसे डीएनए सीक्वेंसिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, एक जीवाणु में फॉर्मेल्डिहाइड मिथियोनिन के लिए आनुवंशिक कूट कौन सा है? ऑप्शन UAA, AUG, AUU या फिर GUA। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि AUG। एक जीवाणु में फॉर्मिलेटेड मिथियोनिन के लिए आनुवंशिक कोड जो है वो है AUG। ओके, क्या है? AUG। यहाँ पे बहुत सारे कोडान आपको दिए हुए हैं, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट लेके यहाँ के सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है वो ये वाला है, देखिए ये वाला पूछा गया है मिथियोनिन के लिए। मिथियोनिन के लिए क्या था? AUG था। ठीक है, इसे स्टार्ट कोडान के नाम से भी जानते हैं, यानी प्रारंभिक कोडान के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉलीफेज 5X174 में होता है। कॉलीफेज 5X174 में क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA या फिर सिंगल स्टैंडर्ड DNA। कॉलीफेज 5x174 में क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगल स्टैंडर्ड DNA। क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड DNA। ये किसका उदाहरण है? तो ये पॉक्स वायरस का, यानी कि चेचक के वायरस का उदाहरण है। इसके अलावा हर्पीज हो गया, वाइशीनिया हो गया, सिंप्लेक्स हो गया, इन सब का भी उदाहरण इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है। अगला, मोंगोलाइड स्थिति संबंधित है। मोंगोलाइड जो कंडीशन है वो किससे संबंधित है?
मोनोसोमी, ट्राइसोमी, नल्लीसोमी या इनमें से कोई नहीं। मोनोसोमी, ट्राइसोमी, नल्लीसोमी क्या होता है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से इसके पहले के वीडियो में बताया कि 2+1 होता है तो क्या होता है, 2+2n-2 होता है क्या होता है, 2n+1 होता है तो क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए, उसमें आपको मोनोसोमी, ट्राइसोमी और नल्लीसोमी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका जो मोंगोलाइड स्टेज है, इसका मतलब हो जाएगा कि उसमें क्या है, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी क्या होता है, ट्राइसोमी होता है 2n+1, यानी कि इसमें जीन जो होता है 46 ना होकर 47 हो जाते हैं, इसे मोंगोलाइड स्टेज के रूप में जाना जाता है, ठीक। इसे डाउन सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है, इसका नाम डाउन सिंड्रोम भी है। डाउन सिंड्रोम आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। ये अगर पूछा जाए किस जीन पर विकार होता है, किस जीन में त्रुटि होती है, तो जीन नंबर 21 पर, किस पर, 21 में, इसमें एक जीन एक्स्ट्रा होता है, ओके। अगला क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए के बीच समानता यह है कि दोनों, डीएनए और आरएनए के बीच कौन सी समानता है, दोनों डबल स्टैंडर्ड होते हैं, तो बिल्कुल नहीं, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है जबकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इनमें समान शर्करा होता है, बिल्कुल नहीं, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है और इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो समान कैसे हो जाएगा। तीसरा है न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं, बिल्कुल, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डीएनए और आरएनए जो है दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। चौथा है ये इनमें समान पिरिमिडीन होता है, नहीं, दोनों में समान पिरिमिडीन नहीं होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। टीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, डीएनए में पाया जाने वाला वह कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जिसमें एक वलय संरचना होती है, एक वलय संरचना किसमें होती है, यूरेसिल, थायमीन, एडेनिन या ग्वानिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, थायमीन। किसमें, थायमीन में एक वलय संरचना देखने को मिलती है, इसे वलय या रिंग कहते हैं। प्यूरिन 2 वलय संरचना रखती है और पिरामिडिन में 1 वलय संरचना होती है, ठीक है। प्यूरिन में क्या क्या आता है, एडेनिन और ग्वानिन आता है, और पिरामिडिन में क्या आता है, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल ये पिरामिडिन में आते हैं, और पिरामिडिन में कितने रिंग होते हैं, 2 रिंग होते हैं, सॉरी 1 रिंग होते हैं। और प्यूरिन में क्या क्या आता है, एडेनिन और ग्वानिन आता है, और इसमें कितने रिंग होते हैं, प्यूरिन में 2 रिंग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या किसके बारे में पूछा है, आपको पूछा है डीएनए में पाए जाने वाले वह कौन सी नाइट्रोजन क्षार है जिसमें 1 रिंग होता है, तो 1 रिंग किस में होता है, 1 रिंग आपका होता है पिरामिडिन में। तो पिरामिडिन में कौन आता है, पिरामिडिन में आता है साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन, तो थायमीन इसका सही जवाब हो जाएगा। वैसे यूरेसिल भी होना चाहिए था क्योंकि यूरेसिल भी तो आपका आता है प्यूरिन में, इसके बाद भी सिंगल रिंग होती है, लेकिन एग्जामिनर ने इसका सही जवाब ऑप्शन बी माना है। अगर आपको कोई भी कुछ जानकारी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एंटीकोडॉन होता है, एंटीकोडॉन क्या होता है, डीएनए में, टीआरएनए में, एमआरएनए में या आरआरएनए में, एंटीकोडॉन कहाँ देखने को मिलता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए में एंटीकोडॉन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, अनुलेखन के समय डीएनए के रज्जुक यानी क्या, स्टैंड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम ATAGC है, तब mRNA पर न्यूक्लियोटाइड का क्रम क्या होगा। अगर डीएनए में ATACG है तो आरएनए में क्या होगा, तो आरएनए में देखिए ए है ना, तो एडेनिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल हो जाएगा, और थायमीन की जगह एडेनिन हो जाएगा, यू की जगह आपका क्या हो, ए की जगह क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और सी की जगह आपका जी हो जाएगा, और जी की जगह आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो UAUGC कहाँ पे दिख रहा है, UAUGC, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आरएनए में जो क्षार है वो एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन है, साइटोसिन और यूरेसिल ये पिरामिडिन का कार्य करते हैं। प्यूरिन और पिरामिडिन के पूरक क्षार युग्म बनाते हैं और इस प्रक्रिया को पूरक क्षार युग्म भी कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिक कूट का विकुटन किया जाता है यानी डिसअपियर्ड बाय, जेनेटिक कोड वाज डिसअपियर्ड बाय, किसके द्वारा किया गया, नीरनबर्ग, वाटसन, क्रिक या मूलर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, नीरनबर्ग।
नीरनबर्ग के द्वारा 1961 में आनुवांशिक कोड का जो है विघटित किया गया था आनुवांशिक कोड को, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, एक न्यूक्लियोसाइड्स बना होता है, एक न्यूक्लियोसाइड्स किसका बना होता है? तो एक न्यूक्लियोसाइड्स जो है ये पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार का बना होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसका बना होता है? पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार का। फॉस्फेट समूह पेंटोस शर्करा नाइट्रोजन क्षार से मिलने पर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड्स अगर पूछे तो न्यूक्लियोसाइड्स जो है ये पेंटोस शर्करा नाइट्रोजन क्षार का बनता है। अगला, एक द्विसूत्रीय डीएनए में 18% साइटोसिन है तो दूसरे क्षारकों का प्रतिशत क्या होगा? अगर 18% साइटोसिन है तो दूसरे क्षारक का प्रतिशत पूछा है। तो आपको बता दें, अगर कोई दो सूत्रीय मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो इसमें एडेनिन अगर 32% है, कितना? 32%, तो थायमीन आपका 32% होगा, और जो आपका ग्वानिन होगा वो कितना होगा? 18%। कितना? 18%। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा जा रहा है साइटोसिन 18% है। देखिए, ए इक्वल टू डी ये आपका बनाता है प्यूरिन जो 50% होता है, और जी इक्वल टू सी ये आपका बनाता है पिरामिडिन जो 50% होता है। अब सी आपको 18% दिया है, यानी जी इक्वल टू सी जो है ये 18% दिया है, ठीक है। अब आप ए प्लस 18 रख दीजिए, ए प्लस 18 और इक्वल टू 50%। ए प्लस 18 इक्वल टू 50% अगर आप रख देंगे तो इसको आप निकालेंगे तो आपका 32% निकल के आ जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए इक्वल टू 32, क्योंकि 18 में से 50 घटाएंगे, और टी अगर ए 32 है तो टी आपका भी 32 रहेगा, टी भी 32, ए और टी 32 किस में दिया है? तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में, और जी आपका 18, ठीक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संभाव्य कोडान में से अमीनो अम्ल के लिए कितने कोड हैं? संभाव्य कोडान के लिए में से अमीनो अम्ल के लिए कितने कोडान है? तो 64 संभावित कोडान होते हैं। कितने संभावित कोडान होते हैं? 64। इसमें से अमीनो अम्ल के लिए कितना होता है ये पूछा जा रहा है। तो अमीनो अम्ल के लिए जो होता है वो 61 होता है। क्यों? क्योंकि 3 कोडान जो होते हैं इन्हें नॉनसेंस कोडान या समाप्ति कोडान कहा जाता है, जिसमें UGA और UAA आते हैं। तो इन तीनों को निकाल दीजिए, तो 61 कोडान जो होते हैं ये अमीनो अम्ल के लिए होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। DSSB पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, ट्रिपलेट कोडान कहलाते हैं। ट्रिपलेट कोडान किस नाम से कहलाते हैं? नॉनसेंस कोडान, इंटेटिंग कोडान, टर्मिनेटिंग कोडान, या बोथ ए एंड सी। सही जवाब ऑप्शन डी, ये नॉनसेंस कोडान और टर्मिनेटिंग कोडान के नाम से ट्रिपलेट कोडान कहे जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये जो होते हैं ट्रिपलेट कोडान ये त्रिगुणित कोड भी होते हैं। अमीनो एसिड के लिए ये कोड नहीं करते हैं। इन 64 कोड होते हैं पूरे, जिसमें से 3 जो होते हैं ये अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, और 61 जो होते हैं ये अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, इसलिए इन्हें नॉनसेंस कोडान कहा जाता है। और इनके द्विगुणन का समापन इन्हीं कोडान पर होता है, इसलिए इन्हें टर्मिनेटिंग कोडान के रूप में भी जाना जाता है, ठीक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम जीन किसने संश्लेषित किया? नीरनबर्ग, मेंडल, मार्गन या खुराना? ये आपका नवोदय विद्यालय पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि पहला कृत्रिम जीन यानी फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन किसके द्वारा सिंथेसाइज किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो खोजा गया, सिंथेसाइज किया गया, ये खुराना के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। HG खुराना, इनके द्वारा इसको सबसे पहले संश्लेषित किया गया। इन्होंने 1968 में इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, लेकिन इन्होंने इसको खोजा कब? तो 1963 में इसे संश्लेषित किया, और इसके लिए 1968 में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो 77 बेस पेयर के साथ एलेनिन tRNA जीन था, ठीक है। बाद में इन्होंने ट्रायोसिन tRNA जीन को भी बनाया, जो 207 बेस पेयर का था, ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जेनेटिक कोड समाप्त करने वाला कोडान है? अब इसके बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। UGA ये समाप्ति कोडान होता है। ये 3 प्रकार के होता है, UAG, UAA और UGA, बाकी ये सब नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे टर्मिनेटिंग कोडान या फिर इसी को नॉनसेंस कोडान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों में जीनों के समूह का इस प्रकार पुनर्व्यवस्थन की गुणसूत्र में उनका क्रम उत्क्रमित हो जाता है, क्या कहलाता है? इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, डिफिशियंसी या फिर इंटरचेंज? इसका सही जवाब ऑप्शन ए इन्वर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है। 1 मिनट यार।
ऑप्शन ए जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, गुणसूत्रों में जीनों के समूह का इस प्रकार पुनर्व्यवस्थन की गुणसूत्रों में उनका क्रम जो है वो 180 डिग्री उलट जाते हैं, इसी को इन्वर्जन या व्युत्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जोहानसन के द्वारा। जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने। जबकि जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? तो बेटसन ने जेनेटिक्स शब्द दिया था। जेनेटिक्स की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, लेकिन शब्द किसने दिया था? बेटसन ने। और जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने। जीन शब्द किसने दिया? जोहानसन ने। जीन क्या है? जीन आनुवांशिकता की बुनियादी तथा भौतिकी तथा कार्यात्मक इकाई है। इसे जीन डीएनए से बने होते हैं। जो जितने भी डीएनए होते हैं वो इन्हीं जीन से मिलकर बने होते हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, जीन बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं? जीन से डीएनए बने होते हैं। अब पूछा जा रहा है जीन किसके बने होते हैं, तो जो जीन होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। किसके? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन में अधिकता होती है। हिस्टोन प्रोटीन में किसकी अधिकता होती है? तो हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन तथा लाइसिन की अधिकता होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऋणात्मक यानी निगेटिव डीएनए को चारों तरफ से पॉजिटिव हिस्टोन ऑक्टामर से घेरे होते हैं, जिसे न्यूक्लियोसोम कोर कहा जाता है। हिस्टोन ऑक्टामर में प्रत्येक हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो H2A, H2B, H3 और H4 होते हैं। ठीक है, इनकी दो दो कापियां पाई जाती हैं। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव क्षारीय प्रोटीन होते हैं, जिसमें आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो अम्ल की अधिकता होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान पीसीएस पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। पीडीएफ आपको बिना किसी चार्ज के हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से लेके अच्छे से एक्सप्लेनेशन को देख के रिवीजन करिएगा। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, पीडीएफ का टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि मैम पीडीएफ और टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा, मैं आपको कॉपी पेस्ट कर दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूक्लिक अम्ल अनुक्रमण जो डीएनए संश्लेषण द्वारा बढ़ाया जाता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन, एक टेम्पलेट स्टैंडर्ड, एक प्राइमर स्टैंडर्ड, एक लीडिंग स्टैंडर्ड या फिर एक लैंगिंग स्टैंडर्ड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। टाइम कम है इसलिए एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, बताते हुए चल रही हूँ। इसका सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा, एक लैंगिक स्टैंडर्ड। एक न्यूक्लिक अम्ल अनुक्रमक जो डीएनए संश्लेषण द्वारा बढ़ाया जाता है लैंगिक स्टैंडर्ड कहलाता है। लैंगिक स्टैंडर्ड एक एकल डीएनए स्टैंडर्ड है, जिसे डीएनए प्रतिकृति के दौरान 5 से 5 से 3 दिशा में दोहराया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, डीएनए प्रकृति में हेलिक्स किस एंजाइम द्वारा खोला जाता है? हेलिक्स जो है, हेलिक्स जो है वो किसके द्वारा खोला जाता है? पहला है टोपो आइसोमरेज, प्राइमरेज, डीएनए पॉलीमरेज या फिर हेलिकेज। सही जवाब इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, हेलिकेज। डीएनए प्रकृति यानी डीएनए रिप्लिकेशन में हेलिकेज एंजाइम के द्वारा हेलिक्स जो है वो खोला जाता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए प्राइमर को हटाता है और अंतराल को भर देता है। ठीक है, बाकी ये खोला किसके जाता है? हेलिकेज के द्वारा। अगला, संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है। संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो डीएनए लाइगेज की होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संश्लेषण के लिए किसकी, सिंथेसिस के लिए किसकी आवश्यकता होती है? डीएनए लाइगेज की होती है। अगला क्वेश्चन, डीएनए एक विकिरण के प्रत्यक्ष प्रभाव में शामिल है किसके? फॉर्मेशन ऑफ पिरामिडिन डाइमर्स ओनली, रिमूव ऑफ प्यूरिन और पिरामिडिन बेस ओनली, क्रॉस लिंकेज ऑफ स्टैंडर्ड ओनली या फिर ऑल ऑफ एबव। सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। डीएनए एक विकिरण का प्रत्यक्ष प्रभाव निम्नलिखित है, यानी कि ये पिरामिडिन डायमर का निर्माण करता है, प्यूरिन तथा पिरामिडिन क्षारकों का निष्कासन करता है और रज्जुकों का क्रॉस बंधन करता है, यानी क्रॉस लिंकेज ऑफ स्टैंड भी करता है। तीनों ही इसके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एलटी ग्रेड बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, कार्यात्मक जीन के हिस्सों में शामिल होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्प्लाइसिंग, जीन का हेरफेर, विभेदीकरण या फिर साइजोसिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन मैनिपुलेशन। जीन के कुछ हिस्सों में कार्यात्मक जीन को शामिल करने की प्रक्रिया को जीन का हेरफेर या जीन मैनिपुलेशन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। DSSB पीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है, डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने का अंतिम परिणाम किसके प्रयोग से प्राप्त होता है? ग्रिफिथ, एवरी, हार्से और चेस या फिर मैकलियोड और मैककार्टी। ये साइंटिस्ट के नाम है।
पूछा जा रहा है कि डीएनए में आनुवंशिक पदार्थ होने का जो अंतिम प्रयोग है यानी जेनेटिक मटेरियल डीएनए में पाया जाता है, इसका जो अंतिम एक्सपेरिमेंट था वो किसके द्वारा सिद्ध हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्से और चैस के द्वारा। किसने? हार्से और चैस ने इसको जो है सिद्ध किया था। किसमें? एक बैक्टीरिया थी जिसका नाम निमोनोकोकस बैक्टीरिया था। इसके कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड में प्रयोग करके चूहों के साथ इसका प्रयोग किया था और इन्होंने सॉरी इसका सही जवाब हो जाएगा, हाँ इसका सही जवाब ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, एक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट थे, ग्रिफिथ जो थे इन्होंने जो है निमोनोकोकस बैक्टीरिया में चूहों के साथ प्रयोग किया था। इस प्रयोग को ग्रिफिथ रूपांतरण प्रयोग कहा जाता है। इस प्रयोग में एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने साबित किया कि डीएनए आनुवंशिक सामग्री है। ग्रिफिथ का रूपांतरण वास्तव में डीएनए था। उसके बाद आए हार्से और चैस, इन्होंने प्रयोग से डीएनए को एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में सिद्ध किया। तो अंतिम रूप से किसने किया था? हार्से और चैस ने। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अगला क्वेश्चन, सी वैल्यू यानी सी म्यूल पैराडॉक्स किस स्थिति की उपस्थिति को दर्शाता है? किसको दर्शाता है? पहला ही जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, मोर डीएनए देन नीड्स फॉर कोडिंग। कोडिंग के लिए आवश्यकता से अधिक डीएनए की स्थिति को सी वैल्यू जो है, सी वैल्यू पैराडॉक्स दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, अगर एमआरएनए में अनुक्रम है, मतलब एक अनुक्रम दिया है ये वाला, तो इस क्रम के लिए टेम्पलेट डीएनए स्टैंडर्ड क्या होगा? अगर एमआरएनए में ये अनुक्रम दिया है तो ये 5 से 3 की तरफ होगा, तो टेम्पलेट स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो अनुक्रम 5 से 3 की तरफ अगर इसको हम लगाएंगे तो ए की जगह आपका हो जाएगा टी, यू की हो जाएगा ए, और जी की जगह आपका हो जाएगा, जी की जगह आपका रहेगा सी, ए की जगह फिर से टी, ए की जगह फिर से टी, यू की जगह फिर से ए, सी की जगह आपका रहेगा जी, जी ए टी सी टी। ठीक है, ये इसका अनुक्रम रहेगा जो आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए जो होता है, ए एडनिन डबल बॉन्ड थायमिन के साथ जुड़ता है, रिप्लेस करता है, और जी जो है ये साइटोसिन को रिप्लेस करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीएनए के एक पूरक मोड होते हैं। डीएनए में एक पूरक मोड में कितने बेस पेयर होते हैं? तो हमने देखा था 10 बेस पेयर होते हैं। कितने? 10 बेस पेयर होते हैं। और डीएनए का जो व्यास होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। डीएनए के जोड़ों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और बेस डंडों की संख्या जो होती है वो 100 से 2 लाख तक हो सकती है। ठीक है, डीएनए के जो बेस डंड होते हैं उनकी संख्या जो होती है 100 से 2 लाख हो सकती है। अगला, जीन किसके द्वारा बनते हैं? जीन किसके द्वारा बनेंगे? तो जीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा बनेंगे। अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हेट्रोक्रोमेटिन सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं, क्यों? हेट्रोक्रोमेटिन हमेशा निष्क्रिय होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें कम मात्रा में डीएनए तथा अधिक मात्रा में आरएनए पाया जाता है, इसलिए हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो ऑलवेज निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लेक ओपेरान की व्यवस्थित जीनों का सही क्रम है? लेक ओपेरान की व्यवस्थित जीनों का जो सही क्रम होता है वो सबसे पहले रेगुलेटर आता है, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन, ये लेक ओपेरान का सही क्रम है। रेगुलेटर जीन एक रिप्रेशर उत्पन्न करता है और ऑपरेटर जीन की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। ठीक है, प्रमोटर जीन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बंधन के लिए है, और ऑपरेटर जीन संरचनात्मक जीन के कार्य को निर्धारित करता है। जो स्ट्रक्चरल जीन यानी संरचनात्मक जीन है, विशेष पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण के लिए प्रतिलेखन या एमआरएनए के गठन से जुड़ा होता है। सबके कार्य मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो इस पीडीएफ के एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से लिखा है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करके एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जीनोम का अर्थ क्या है? आपने कहा था मैम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको फास्ट पढ़ा रही हूँ। अगर आपको अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं थोड़ा कम क्वेश्चन कराऊंगी और थोड़ा स्लो कराऊंगी। ठीक है, और बाकी अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह से करना है तो आप बता दीजिएगा, जो कराया जा रहा है वो आपके लिए बिल्कुल सही है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे, जब आपका कमेंट आ जाएगा उसी टाइप से आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीनोम मीन्स यानी जीनोम का क्या अर्थ है? तो जो जीनोम होता है ये टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन द डिप्लॉयड सेल, यानी एक द्विगुणित कोशिका के जीन की कुल संख्या ही जीनोम कहलाती है। और ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन्स मुख्यतः बने होते हैं, जीन्स किसके बने होते हैं? तो हम सभी को पता है जीन जो होते हैं ये डीएनए से बने होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जोहानसन ने 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया था। डीएनए का वह छोटा सा छोटा खंड जिसमें जेनेटिक कोड निहित होता है उसी को जीन कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
पुनः संयोजन क्लोन के अभिनिर्धारण की संभावित करने वाली जीन क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? एडॉप्ट जीन, एक्सप्रेस जीन, लिंकर जीन या रिपोर्टर जीन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रिपोर्टर जीन। पुनः संयोजन यानी कि रिकॉम्बिनेटेड क्लोन, इसको जो है निर्धारित करती है कौन? रिपोर्टर जीन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन निर्धारित करेगा? रिपोर्टर जीन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शुरुआत करने वाला कोडॉन है, यानी स्टार्टिंग कोडॉन कौन सा है? तो AUG को हम स्टार्टिंग कोडॉन के नाम से जानते हैं। इसे सूत्रपात कोडॉन या स्टार्टिंग कोडॉन के नाम से जाना जाता है, जो मेथोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है। अभी हम लोग जो चार्ट के माध्यम से देखे थे। कभी कभी GUG जो है ये बैलिन अमीनो अम्ल को कोड करता है। इसको भी कभी कभी सूत्रपाती कोड के रूप में भी जाना जाता है। कोडॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं, हमने देखा, UAG, UGA और UAA। ठीक है, इसमें से जो स्टार्टिंग कोडॉन है वो ये है, और जो अभी मैंने आपको बताया ये समाप्ति कोडॉन है। इसे इंटरटर्मिनेटिंग कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, मैंने आपको समझा दिया है। इसका सही जवाब हमने देखा था कि ऑप्शन सी हो गया था। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रक्रिया प्रबंधन में प्री mRNA को परिपक्व mRNA में रूपांतरित करता है? कौन करता है? कौन सी प्रक्रिया करती है? तो एक्सॉन तथा इंट्रॉन्स के आपस में जोड़ने में यह प्रक्रिया होती है। सॉरी, ये जो प्रक्रिया होती है ये एक्सॉन को आपस में जोड़ना तथा इंट्रॉन को हटाने से होती है। एक्सॉन को आपस में जोड़ना तथा इंट्रॉन को हटाना एक ऐसी प्रक्रिया है जो संबंध में प्री mRNA को परिपक्व mRNA में रूपांतरित कर देती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस लक्षणों के कारण अग्रोज जेल में चलन करते हैं? ऑप्शन आपके सामने, इसके न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला से, इसके फास्फेट ग्रुप के विद्युतीय आवेश के कारण, बेस यानी कि क्षार जोड़ों में हाइड्रोजन बंधों के कारण, या फिर द्विकुंडलित आकृति के कारण। ऐसा क्यों होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके फास्फेट ग्रुप के विद्युतीय आवेश के कारण। डीएनए खंडों के जो फास्फेट समूह हैं, फास्फेट समूह के विद्युत आवेशों के कारण या वैद्युकरण संचलन के दौरान खगारोज जेल के माध्यम से आगे बढ़ता जाता है। फास्फोरस परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु के बीच बने बंधों के कारण डीएनए की फास्फेट रीढ़ यानी बैकबोन जो होती है वो निगेटिव चार्ज होती है। डीएनए निगेटिव रूप से चार्ज होता है, इसलिए जब जेल एक पर विद्युत प्रवाह लागू किया जाता है तो डीएनए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर स्थानांतरित हो जाता है। डीएनए की छोटे खंड तेजी से चलते हैं और दूर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का उपयोग किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का तकनीक किसके लिए किया जाता है? तो भी हम लोगों ने देखा इसका यूज सेपरेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट, जिसमें डीएनए के जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो तेजी से चलते हैं, जो छोटे खंड होते हैं और बहुत तेज इलेक्ट्रोड के पास पहुंचते जाते हैं। ठीक है, तो डीएनए के सीक्वेंस मतलब डीएनए सीक्वेंस के जो खंड होते हैं उनको पृथक करने के लिए, सेपरेट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें कुछ वैज्ञानिक दिए हैं और उनके खोज दिए हैं। किस वैज्ञानिक ने किसका खोज किया था उसके बारे में आपको बताना है। पहले साइंटिस्ट का नाम है अनुवांशिक कूट का भंजन। अच्छा, ये खोज है अनुवांशिक कूट का भंजन यानी ब्रेकिंग ऑफ द जेनेटिक कोड। इसके बारे में किसने बताया? तो ब्रेकिंग ऑफ द जेनेटिक कोड के बारे में नीरनबर्ग और मैथाई नामक साइंटिस्ट ने बताया था। यानी एक का मैच हो जाएगा 3, एक का क्या हो जाएगा 3। दूसरा है सिंथेसिस ऑफ एन आर्टिफिशियल जीन, कृत्रिम जीन का संश्लेषण। कृत्रिम जीन के संश्लेषण के बारे में हरगोविंद खुराना जी ने बताया था, जो आपको 4 में दिख रहा है, यानी 2 का हो जाएगा 4। तीसरा है डीएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन इन सीटू, यानी डीएनए एवं डीएनए आरएनए का परखनली संस्करण किसने दिया था? तो ये बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम पार्ट्सियो मॉर-गाल था। इस संस्करण को पार्ट्सियो मॉर-गाल संस्करण के नाम से भी जाना जाता है, यानी 3 का हो जाएगा 1। और फिर है प्राक्रमण की घटना यानी फेनामेनन ऑफ ट्रांसडक्शन। इसके बारे में किसने बताया? तो आपके एक ही साइंटिस्ट बच जाते हैं, जिंडर और लैडनबर्ग, यानी कि डी का हो जाएगा 4। 3 4 1 3 4 1 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है? 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, टीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस अपने आप में 1 नंबर में आ सकते हैं कि आनुवंशिक कूट भंजन के बारे में किसने बताया? तो नीरनबर्ग और मैथाई ने। डीएनए तथा डीएनए आरएनए का परखनली किसने बताया? तो इसके बारे में मार्ड्यू और गॉल संस्करण ने बताया। कृत्रिम जीन संस्करण के बारे में खुराना जी ने बताया और प्राक्रमण की घटना जिंडरबर्ग और लैडरबर्ग के द्वारा दिया गया। यहाँ पे आपका आनुवंशिक कोडान के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगला टॉपिक हमारा इनहेरिटेंस एंड ह्यूमन जेनेटिक्स यानी वंशानुगत मानव अनुवांशिकी है।
इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपके वीडियो में आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम एक्सप्लेनेशन के साथ करना है कि पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कम कम क्वेश्चन भी चलेगा। जैसा भी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर आप कोई और बुक, कोई और मेथड, कोई और तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।